हेल्थ सुरक्षा इंश्योरेंस। देखिए, इससे पहले कि मैं आगे प्रोसीड करूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि हेल्थ में नॉर्मली आजकल दो तरीके के प्रोडक्ट चल रहे हैं। वन इज बेनिफिट बेस्ड एंड द अदर इज इंडेमनिटी बेस्ड। ये इंडेमनिटी बेस्ड तो फ्रॉम टाइम्स मेमोरियल चला आ रहा है, जब से केवल PSU थे तब भी इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट था, दैट इज मोर पॉपुलर एज मेडिक्लेम। लेकिन अब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के आने से बेनिफिट बेस्ड प्रोडक्ट भी मार्केट में आ गए बहुत सारे। हमारे पास दोनों तरीके के प्रोडक्ट हैं, बेनिफिट बेस्ड भी और इंडेमनिटी बेस्ड भी। ये जो प्रोडक्ट हम आज डिस्कस करेंगे ये है हमारा इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट। अब अगर आप ये समझना चाहें कि ये डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो मैं आपको पॉइंटर्स बता देता हूँ कि बेनिफिट बेस्ड प्रोडक्ट में अगर क्लेम पेबल हो तो कंप्लीट सम इंश्योर्ड पे होता है। इट हैज नथिंग टू डू विद द अमाउंट इनकर्ड ऑन द ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 5 लाख की कोई बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी है और मैंने हॉस्पिटलाइज हुआ, मेरा ट्रीटमेंट हुआ, मैं उस पर 2.5 लाख रुपये खर्च हुआ। अगर मेरा क्लेम जेन्युइन है और एडमिसिबल और पेएबल है तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 2 लाख नहीं पूरे 5 लाख पे करेगी, क्योंकि वो जो सम इंश्योर्ड मैंने ऑप्ट किया है that will be paid that is it without any deduction, and what I am doing for that amount, that is my discretion. Insurance company has nothing to do with that. ये बेनिफिट बेस्ड प्रोडक्ट का बेनिफिट है। लेकिन ये जो इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें जो क्लेम पेबल होता है वो रियम्बर्समेंट बेस्ड होता है, या तो कैशलेस हो या रियम्बर्समेंट। तो इनमें जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट आई, दैट कॉस्ट विल बी रियम्बर्स सब्जेक्ट टू पॉलिसी डिडक्शंस। फॉर एग्जांपल, मेरा 5 लाख का सम इंश्योर्ड था और 2 लाख के खर्च हुए, तो मेरा क्लेम 2 लाख का ही पेबल होगा और उसमें से भी जो पॉलिसी के डिडक्टिबल्स हैं वो काट दिए जाएंगे। दैट इज द रीजन दिस पॉलिसी और दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो हमारी पॉलिसी के फीचर्स में मैं आपको बता दूँ, कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी है। 50 ईयर्स तक अगर कोई बायर पॉलिसी लेना चाहता है तो कोई मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। ओवर 50 इट इज रिक्वायर्ड। एज यूजुअल जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स बेनिफिट अवेलेबल होता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज अवेलेबल। पॉलिसी का पहले बेनिफिट ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है एट एनी टाइम। If the insured has no money in his pocket but he is suffering from any disease, he can go for treatment. Financial stability है। बेटर मेडिकल केयर पे अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि सम इंश्योर्ड 5 लाख से कम नहीं है। तो 5 लाख का जब सम इंश्योर्ड लेते हैं तो नॉर्मली छोटी बड़ी सब बीमारियाँ ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। सपोर्ट एंड मेडिकल इमरजेंसी एंड हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट तो हैं सारे के सारे। पॉलिसी के अगर हम USP डिस्कस करें तो हम इस पॉलिसी में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, डे केयर ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट, कैटरेक्ट ट्रीटमेंट एंड एम्बुलेंस एक्सपेंसेस, ये हमारे पॉलिसी के कवरेज हैं, यानी कि दीज आर ऑल पेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब अगर आप इनको थोड़ा डिटेल में समझना चाहें तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हॉस्पिटलाइजेशन से यहाँ पर्पज़ ये है कि हॉस्पिटल में जब पर्सन एडमिट इंश्योर्ड एडमिट होता है या इंश्योर्ड को कोई भी फैमिली मेंबर जो कि पॉलिसी में कवर्ड है, तो ये पॉलिसी मेडिकल एक्सपेंसेस रियम्बर्स करेगी अप टू द सम इंश्योर्ड प्लस क्यूमुलेटिव बोनस। ये प्लस क्यूमुलेटिव बोनस जो है इसको मैं अभी आगे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी सम इंश्योर्ड तक होती है, लेकिन इस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड प्लस क्यूमुलेटिव बोनस भी है, तो वहाँ तक लायबिलिटी। रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेस पेएबल हैं, लेकिन उस पर एक सीलिंग है, यानी 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 5,000 पर डे। अगर देखा जाए तो 5,000 रुपीज पर डे इज अ रीजनेबल अमाउंट, क्योंकि किसी अच्छे हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल में
जो रूम मिल जाता है 5,000 रुपीज़ पर डे का, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल में मिल जाता है। सेकेंड, इंटेंसिव केयर यूनिट या इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट भी पेबल है। उसकी सीलिंग है 5% ऑफ द सम इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10,000 पर डे। ये भी अच्छी लिमिट है, क्योंकि नॉर्मली बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स के भी ICU चार्जेस 10,000 रुपये पर डे से ज़्यादा नहीं होते। So this is a handsome amount. In addition to this, surgeons, anesthesiologist, medical practitioner, consultant, specialist, ये as per actual से, मतलब कोई सीलिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं। Anesthesia, blood, oxygen, operation theatre charges, surgical appliances, medicines and drugs, cost towards diagnostic and diagnostic imaging modalities, they are payable on actual basis, no reduction at all. In addition, अगर कोई कैटरेक्ट ट्रीटमेंट है तो आप जानते हैं कैटरेक्ट ट्रीटमेंट के लिए हर इंश्योरेंस कंपनी की एक लिमिट होती है। हमारी लिमिट बहुत अच्छी है, 40,000 रुपये और 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड, व्हिचएवर इज लोअर, पर आई अंडर वन पॉलिसी। एक साल में एक आँख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया जा सकता है, जिसका कि मैक्सिमम 40,000 रुपये या 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड जो भी होगा काम को पे हो जाएगा। डेंटल ट्रीटमेंट भी हमारी पॉलिसी में कवर है। डेंटल ट्रीटमेंट ड्यू टू इंजरी अप टू पॉलिसी सम इंश्योर्ड, प्लास्टिक सर्जरी ट्रीटमेंट ड्यू टू इंजरी अप टू पॉलिसी सम इंश्योर्ड, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट, रोड एम्बुलेंस एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट। अब आपके लिए 2 वर्ड यहाँ नया है, मॉडर्न ट्रीटमेंट एंड डे केयर ट्रीटमेंट। इन दोनों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं भी आपके लिए, लेकिन उससे पहले समझना कि हॉस्पिटलाइजेशन का जो क्लॉज है वह कहता है कि मिनिमम 24 कॉन्सिक्यूटिव आवर्स एज इन पेशेंट हमें जरूरी है। सभी के लिए यही डेफिनेशन है हेल्थ पॉलिसीज की कि 24 घंटे के मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन ये डे केयर केसेज में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि डे केयर ट्रीटमेंट में वो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट शामिल है जिनको कि 1 घंटे में 2 घंटे में, नॉर्मली मैक्सिमम 3 घंटे में फ्री दिया जाता है। तो वहाँ ये क्लॉज नहीं लगता। एक आयुष ट्रीटमेंट वर्ड आया है, आयुष से मायने क्या है? आयुष इज नॉट नेम ऑफ एनी पर्सन, हियर आयुष स्टैंड फॉर AYUSH, और ये आयुष ट्रीटमेंट भी पॉलिसी में कवर्ड है। A स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, Y स्टैंड फॉर योगा नेचुरोपैथी, U इज फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथी। यानी कि इस पॉलिसी में न केवल एलोपैथी कवर्ड है, बल्कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी में से अगर आप किसी भी पैथी से ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका क्लेम भी है। सेम कंडीशन, मिनिमम 24 आवर कंसेक्यूटिव आवर्स एज इन पेशेंट होना चाहिए। दैट्स ऑल। प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या है? एनी मेडिकल एक्सपेंसेस incurred prior to admission in hospital is known as प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले के जो खर्चे हो रहे हैं वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो कितने दिन पहले की? उसकी लिमिट है 30 days प्रायर टू द डेट ऑफ एडमिशन इन हॉस्पिटल। किस किस तरीके के खर्चे? इट इंक्लूड्स लैब टेस्ट, एक्सरे, CT स्कैन, ECG, MRI, डॉक्टर कंसल्टेशन, मेडिसिन, ये सब टेबल। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर 30 days for any kind of test is covered. Then post hospitalization means any medical expenses after discharge from hospital is known as post hospitalization. बीमारी का इलाज हो गया हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन ट्रीटमेंट अभी कंटिन्यू। नॉर्मली मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी जाती है कि आप इनको 2 महीने तक लीजिए, तो 60 days तक का ट्रीटमेंट कवर्ड रहेगा हॉस्पिटलाइजेशन से डिस्चार्ज होने के बाद, जिसमें कंसल्टेशन फी, डायग्नोस्टिक चार्जेस, मेडिसिन एंड ड्रग्स, फिजियोथेरेपी भी शामिल होगी। देन आता है क्यूमुलेटिव बोनस। ये क्यूमुलेटिव बोनस जो है ये एक रिवार्ड इंश्योर्ड के लिए कि पॉलिसी रिन्यू हो रही है और पॉलिसी क्लेम करी है, यानी कि पॉलिसी पीरियड में उस पर कोई भी क्लेम नहीं है, तो अगले रिन्यूअल पर हम उसको
5% का सम इंश्योर्ड में इजाफा करके बोनस देती है। नॉर्मली जैसे आपने मोटर इंश्योरेंस में सुना हुआ नो क्लेम बोनस होता है, और नो क्लेम बोनस क्या होता है, ओडी प्रीमियम में से डिस्काउंट कर दिया जाता है। यहाँ डिस्काउंटिंग नहीं होती, यहाँ इसके बजाय सम इंश्योर्ड को बढ़ाया जाता है। जैसे मेरी पॉलिसी अगर 5 लाख की है, 5% का उसको बोनस मिल गया तो मेरा सम इंश्योर्ड 5,25,000 हो गया, लेकिन मैंने प्रीमियम केवल 5 लाख का ही दिया। अच्छा, ये 5% हर साल बढ़ता जाएगा जब तक मैं क्लेम नहीं करूँगा, और इसकी मैक्सिमम लिमिट 50% तक बढ़ जाएगा, यानी 10 साल तक बढ़ता रहेगा। उसके बाद भी ये जीरो नहीं होगा अगर क्लेम लेता हूँ तो, केवल 5% से ही कम होगा, और वो भी बोनस में से, सम इंश्योर्ड में से कम नहीं। तो क्यूमुलेटिव बोनस शैल बी अवेलेबल ओनली इफ द पॉलिसी इज रिन्यूड और प्रीमियम पेड विद इन द ग्रेस पीरियड। तो ये इंश्योर के लिए एक रिवार्ड है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने एक पॉलिसी ली 5 लाख की, पहले साल पर कोई क्लेम नहीं किया। मैंने 5 लाख का प्रीमियम दिया, लेकिन मेरा रिन्यूअल पर सम इंश्योर्ड हो गया 5,25,000। दूसरे साल भी नहीं लिया, मेरा सम इंश्योर्ड हो गया 5,50,000। तीसरे साल भी नहीं लिया, मेरा सम इंश्योर्ड हो गया 5,75,000। चौथे साल भी नहीं लिया, मेरा सम इंश्योर्ड हो गया 6 लाख। लेकिन 5वें साल मान लिया, उस पर क्लेम आ गया, तो मेरा सम इंश्योर्ड उस बोनस जो मैंने 1 लाख अर्न किया है उसमें से 5% कम मिलेगा 25,000, तो 5,75,000। और बाई चांस अगर पहले साल में ही क्लेम आ जाता तो कुछ भी माइनस नहीं होता, क्योंकि मेरा सम इंश्योर्ड तो 5 लाख ही रहेगा। ये अर्न बोनस में से ही माइनस होना है। तो इस तरीके से ये सम इंश्योर्ड जब इंक्रीज होगा तो इंश्योर्ड को रिवार्ड मिलेगा। अब कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। हमें पॉलिसी 18 साल के पर्सन को देते हैं। 18 साल का पर्सन इसलिए जरूरी है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट किसी मायने के साथ नहीं हो सकता। पर्सन प्रपोजल 18 साल का होना चाहिए। रिस्क तो हम 2 साल के 1 साल के बच्चे की भी कवर करते हैं, 3 महीने के बच्चे की भी कवर करते हैं, क्योंकि इस पॉलिसी में सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन की डेफिनेशन हमने बहुत बढ़िया दी, नेचुरल और लीगली एडॉप्टेड बिटवीन द एज ऑफ 3 मंथ्स टू 25 ईयर्स। लेकिन अगर 18 साल के बाद बच्चा कोई जॉब कर रहा है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो फिर उसको अपनी सेपरेट पॉलिसी लेनी होगी, वो एज डिपेंडेंट काउंट होगी। पेरेंट्स शामिल है, पेरेंट्स इन लॉ भी शामिल है, सास ससुर। तो ये हमारे एक ही पॉलिसी में कवर हो सकती है, सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ। इसका मतलब पॉलिसी 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है, इंडिविजुअल बेसिस और फैमिली बेसिस। इंडिविजुअल में अगर हस्बैंड सेपरेट चाहता है, वाइफ भी सेपरेट चाहती है तो ले सकती है। फ्लोटर बेसिस पे लेना चाहते हैं तो फैमिली पूरी कवर कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन इंश्योर के पास है। सम इंश्योर 3 रखे हैं, 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख। चॉइस कस्टमर अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट एंड अफोर्डेबिलिटी कंसिडर। मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम 65। इंश्योर की मिनिमम एज 3 महीने, प्रपोजर की मिनिमम एज 18 ईयर्स। 66 साल के को हम पॉलिसी नहीं देंगे, लेकिन अगर वो रिन्यूअल में 66 हो रहा, 67 हो रहा, 70 हो रहा है तो वो कवर होगा। पॉलिसी पीरियड केवल 1 साल का, यानी पॉलिसी 1 साल के लिए दी जाएगी। आप जानते हैं हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ें क्लेम के टाइम पर बहुत जरूरी हो जाती है। तो इंडिया का जो लॉ है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010, उसका सेक्शन 56(1) ये कहता है कि अगर 10 लाख से कम की पॉपुलेशन है तो 10 इनपेशेंट बेड्स वाला हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसको कि हॉस्पिटल की डेफिनेशन में कवर किया जाएगा। और 10 लाख के ज़्यादा की पॉपुलेशन वाला है तो 15 इनपेशेंट बेड होना चाहिए, वरना क्लिनिक और ये छोटे मोटे नर्सिंग होम ये हॉस्पिटल की डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि इनसे TPA भी टाई अप नहीं करेगा। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन आयुष हॉस्पिटल अगर हो, जैसे आयुर्वेद का है या नेचुरोपैथी का है या यूनानी का है,
तो उसके लिए सिर्फ 5 इनपेशेंट बेड की रिक्वायरमेंट है। अगर उसमें 5 इनपेशेंट बेड भी होंगे तो भी हम उसका मेडिकल एक्सपेंसेस रिएम्बर्स कर देंगे। पर आता फ्री लुक पीरियड एज इट इज एज पर IRD रिक्वायरमेंट पॉलिसी में 30 डेज का फ्री लुक पीरियड है। अगर कस्टमर को पॉलिसी पसंद नहीं आती है या टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं लग रहे हैं तो पॉलिसी कैंसिल करा सकता है। उसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फी काट कर जो नॉमिनल है उसका पूरा पैसा वापस कर दीजिए, लेकिन ये डिसीजन उसको 30 डेज के अंदर अंदर लेना है, क्योंकि फ्री लुक पीरियड 30 डेज का है। देन ग्रेस पीरियड भी 30 डेज का ही है। लेकिन ग्रेस पीरियड के मायने ये है कि अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो गई है और आप रिन्यूअल कराना भूल जाते हैं, नॉर्मल हम और आप भी भूल जाते हैं, तो अगर आप उसको विदिन 30 डेज रिन्यू कर लेते हैं तो आपका पॉलिसी का कोई भी बेनिफिट सीज नहीं होगा, बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे। जैसे क्यूमुलेटिव बोनस भी देना है तो वो भी कंटिन्यू रहेगा विदिन 30 डेज। अगर 35 डेज भी हो गए तो फिर आपका बोनस वगैरह जो भी आपने बेनिफिट उसको अर्न किए वो खत्म हो जाएगा। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज। मैंने आज पॉलिसी लिया, 10 दिन बाद ही मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मेरी बीमारी बता दी, मेरे को नंबर क्यों ना। अब मैं क्लेम सबमिट करता हूँ तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्लेम एडमिट नहीं करेगी। वो कहेगी 30 डेज का हमारा इनिशियल वेटिंग पीरियड है, 30 डेज के लिए आपको वेट करना है। लेकिन ये वेटिंग पीरियड केवल सिकनेस के लिए, इलनेस के लिए, एक्सीडेंट के केस में अप्लाई नहीं होता और ना ही ये रिन्यूअल पर अप्लाई होगा। पहले साल के लिए केवल। अगर पॉलिसी अगले साल में रिन्यू हो रही है तो उसके मायने ये है कि पहले दिन से ही रिस्क कवर है, दूसरे दिन भी क्लेम ले सकता हूँ। Only on first policy, the waiting period is 30 days. Pre-existing disease period. हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का, हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का या स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को एक्सक्लूड किया जाता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब क्या है? जो बीमारी पहले से ही है तो उसको कैसे पॉलिसी में कवर करेंगे? इंश्योरेंस का फंडा क्या है? इंश्योरेंस में रिस्क कवर की जाती है। रिस्क का मतलब क्या? ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब ये तो ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको कौन कवर करेगा? जो चीज़ हो चुकी है उसका तो क्लेम आने आना 100%। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कोई भी कंपनी कवर नहीं करती। उनका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, कोई 3 साल तक कवर नहीं करती, कोई 4 साल तक कवर नहीं करती। हमने 3 साल का रखा है कि हम 36 मंथ तक किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का क्लेम पे नहीं करेंगे, 4th ईयर से वो कवर हो जाएगा आपका बेनिफिट। और अगर बीच में सम इंश्योर्ड एनहांस कराया तो ये फिर रीस्टार्ट होगा। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कोई भी कंपनी कवर नहीं करेगी। फिर आता है कोपेमेंट। आजकल सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोपेमेंट क्लॉज डाल देती है। किसी का 5% का है, किसी का 10% का है। इसके मायने ये है कि जो भी आपका क्लेम अमाउंट पेबल है उसमें से 5% आप बियर करेंगे, 95% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये कॉस्ट शेयरिंग कहलाता है। तो 5% जैसा और पॉलिसी में क्या होता है, कंपल्सरी एक्सेस काटती है 5%, 10% जो भी अमाउंट, यहाँ वो चीज़ तो है। यहाँ कॉस्ट शेयरिंग 5% आप बियर कीजिए, 95% इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करती है। लेकिन इससे सम इंश्योर्ड रिड्यूस नहीं होता, सम इंश्योर्ड उतना ही रहेगा। आपने 10 लाख लिया तो 10 लाख ही रहेगा। क्लेम अमाउंट में से 5% करना बस। लिस्ट ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट। अब मॉडर्न ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि आजकल बहुत सारी सर्जरीज टेक्नोलॉजी से हो गई। क्योंकि मेडिकल साइंस में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो होंगे, टेक्निकल एडवांसमेंट तो होंगे। जैसे रोबोटिक सर्जरी थी, लेज़र सर्जरी है, ओरल केमियोथेरेपी है, वैल्यू इंसुलिनोप्लास्टी है, IONM है, इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग। तो हमारी पॉलिसी में 12 ऐसी मॉडर्न ट्रीटमेंट हैं जो कि कवर्ड है और इनके लिए
24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन भी जरूरी नहीं। ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी से इनका ट्रीटमेंट होता है। ये 12 डिजीज कवर है। फिर 20 डिजीज हमने वो रखी हैं जिनके लिए हमारा वेटिंग पीरियड 24 मंथ्स रहेगा, क्योंकि बड़ी कॉमन डिजीज हर आदमी के ऑलमोस्ट हर तीसरा आदमी के मिल जाएगा आपको ऐसा। तो इनको 2 साल तक कवर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हार्निया है, पाइल्स है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, टॉन्सिलेक्टोमी है, इवन कैटरेक्ट है। तो अब जैसे 40-45 से ऊपर नॉर्मली आंखों में परेशानी शुरू हो जाती है। तो पॉलिसी में पेबल है, लेकिन 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद। देन जनरल एक्सपीरियंस, कुछ बीमारी ऐसी होती है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि पॉलिसी में कवर नहीं होती। सभी कंपनियों की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ एक्सपीरियंस होती है। फॉर एग्जाम्पल मोटापा है, या मैटरनिटी एक्सपेंसेस हैं, या बर्थ कंट्रोल है, या कोई कानूनी अड़चन है जिसकी वजह से नहीं क्लेम पे होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट, तो ये वार, न्यूक्लियर एक्सपेंसेस, और या बीमारी का इलाज में आप कंट्री से बाहर लिया हो तो पे नहीं। अब आते हैं क्लेम प्रोसेस पर। क्लेम प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ समझने की है कैशलेस। हर इंश्योर्ड को कैशलेस ट्रीटमेंट चाहिए। क्यों चाहिए? कैशलेस ट्रीटमेंट आज की डेट में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आपके और मेरे लिए भी अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं। पहले जब इंडिया में चेन ऑफ हॉस्पिटल्स नहीं होते थे तभी फैसिलिटी बड़ी इम्पॉसिबल सी लगती थी। आज तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं, फोर्टिस है, नारायणा है, अपोलो है, इनकी ऑल ओवर इंडिया अच्छे हैं। तो टीपीए जो होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, एक इंटरमीडिएट है, IRDA से लाइसेंस, और ये हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये इंटरमीडिएट बिजनेस प्रीमियम नहीं करता, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर है। ये इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में एक ब्रिज है, जो कि हॉस्पिटल्स का टाई अप करके एक नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। उनमें से किसी में भी इंश्योर्ड ट्रीटमेंट ले सकता है और उसको डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देगी। कैसे समझ? TPA will handle the claim on behalf of company, can initiate cashless in 24 hours from the date of emergency or election, or cashless request to be sent within 48 hours before admission. अगर इनके पास इंटीमेशन है, कैशलेस अरेंजमेंट हो गया है, उन्होंने अप्रूव कर दिया कैशलेस, तो आपकी बीमारी पर जो भी खर्चा हो रहा है वो सब इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को प्रोवाइड कर देगी आपकी सम इंश्योर्ड की लिमिट तक, सम इंश्योर्ड प्लस क्यूमुलेटिव बोनस तक। वहाँ तक आपको कुछ नहीं चाहिए। तो कितनी बड़ी फैसिलिटी है, क्योंकि बाई चांस अब जैसे किसी को अचानक हार्ट अटैक आ गया और 2 स्टेंट डाल दिए, 3 लाख रुपये हॉस्पिटल ले लिए। अब 99% लोगों के पास इमीडिएटली 3 लाख रुपये देने को नहीं होता, लेकिन बीमारी का इलाज तो तुरंत ही चाहिए, उसमें तो गुंजाइश ही। तो ऐसी पोजीशन में ये कैशलेस वरदान साबित है किसी को। तो ये क्लेम का सिस्टम है। दूसरा क्लेम होता है रिएम्बर्समेंट बेसिस। अगर आपका कैशलेस अप्रूव नहीं हो पा रहा किसी कारण से, या कैशलेस की फैसिलिटी वहाँ नहीं है, या कोई ऐसा नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, तो भी ट्रीटमेंट तो लेगा ना जिस आदमी को बीमार हो, तो उसको रिएम्बर्समेंट बेसिस पर भी क्लेम ले सकता है। उसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाता है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तो उसमें भी मिलेगा, TPA को इंटीमेट उसमें भी करना होगा, डॉक्यूमेंटेशन उसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मेंबर को कैशलेस के लिए तो नेटवर्क हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है,
रियम्बर्समेंट क्लेम हो तो भी रेडबर्स हॉस्पिटल में ही एडमिशन लेंगे तो भी मिलेगा। मेंबर आईडी होता है, पॉलिसी नंबर होता है, ये सफिशिएंट है उसमें ट्रीटमेंट लेने के लिए। प्री ऑथराइजेशन हो जाता है टीपी की हेल्प से, तो कैशलेस मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत रियम्बर्समेंट बेसिस पर भी नहीं होती, लेकिन उसमें थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बढ़ जाता है बस। कैसे? जैसे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ड्यूली कंप्लीटेड क्लेम फॉर्म चाहिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द पेशेंट चाहिए, एनईएफटी या बैंक डिटेल चाहिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हॉस्पिटल का प्रेस्क्रिप्शन चाहिए, ओरिजिनल हॉस्पिटल के बिल चाहिए, फाइनल बिल्स पे आइटमाइज ब्रेकअप, क्योंकि ये तो रियम्बर्समेंट है। ओरिजिनल पेमेंट रिसीट चाहिए। अब मान लिया आपने 50,000 रुपये की दवाई लाई, रसीद लेके नहीं आए उससे, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कैसे मानेगी भाई जो आपने 50,000 की दवाई और आपको क्लेम 50,000 के लिए मिलेगा नहीं, कट जाएगा। तो फाइनल बिल्स भी चाहिए, ओरिजिनल डिस्चार्ज सभी चाहिए, ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को तो प्रूफ चाहिए। आपने किया है, इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कह रही कि आपको नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी देने को रेडी है, लेकिन प्रूफ चाहिए उसको, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी हो जाता है। अब आते हैं प्रीमियम लोडिंग एंड डिस्काउंट। तो प्रीमियम आपको कैसे निकालना है, आपको बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं करनी। प्रीमियम का हमारा सिस्टम बड़ा ही है, हमने 4 अलग अलग टेबल है। पॉलिसी कोई भी ले सकता है, किसी की भी रिस्कवर हो सकती है, 5 साल के बच्चे की भी, 80 साल के बच्चे की, बुजुर्ग की, क्योंकि पेरेंट्स एंड लॉ तो बुजुर्ग ही होंगे। प्रपोजर 50 साल से ऊपर नहीं हो, लेकिन 65 साल से ऊपर नहीं हो, लेकिन इंश्योर्ड तो हो सकता है। तो माइनर का प्रीमियम है, जैसे कोई 10 साल का लड़का है और 10 लाख की पॉलिसी लेता है, तो उसका प्रीमियम केवल 6,814। और कोई 50 साल का आदमी, उसका प्रीमियम 10 लाख का 13,723। तो ये टेबल बनी हुई है, लेकिन ये है विदाउट जीएसटी एंड विदाउट वैल्यू टैक्स। ये दोनों वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली टेबल में दोनों चीज़ें शामिल हैं। दूसरी टेबल है विद जीएसटी बट विदाउट वैल्यू टैक्स। यहाँ 10 साल के बच्चे का प्रीमियम देखेंगे तो आप 8,111, 50 साल के व्यक्ति का देखेंगे आप तो 16,193। लेकिन इस प्रीमियम में केवल जीएसटी शामिल हुआ है, विदाउट वैल्यू पैक। तीसरी टेबल आप देखेंगे वैल्यू पैक शामिल है लेकिन जीएसटी शामिल नहीं है। तो यहाँ 10 साल के बच्चे का 7,905 है और 50 साल के व्यक्ति का 15,781। लेकिन जो चौथी टेबल है उसका प्रीमियम भी शामिल है, जीएसटी भी शामिल है और वैल्यू पैक भी शामिल है। तो ये कंप्लीट प्रीमियम है। तो वैल्यू पैक क्या है ये मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। तो अगर कोई 10 साल का बच्चा ले रहा है और विद बेनिफिट्स ले रहा है 10 लाख, तो उसको 9,328 रुपये देंगे। 50 साल का ले रहा है विद बेनिफिट तो उसको 18,622 देंगे। तो आपको कहीं कोई कैलकुलेशन वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन ये कि वैल्यू पैक है क्या, और उसको कोई ले तो क्यों ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिसको भी पॉलिसी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको जरूर ये सजेस्ट कीजिए कि वैल्यू पैक पॉलिसी। उस वैल्यू पैक में ये एक तरीके का एड ऑन है या राइडर है जिसको आप कह सकते हैं। इसमें सिर्फ 15% की प्रीमियम पर लोडिंग लगेगी, 15% होगी। लेकिन 15% के कंपेरिजन में बेनिफिट बहुत ज़्यादा। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। हमारी पॉलिसी में पहला क्लॉज ये था कि रूम रेंट या बोर्डिंग या नर्सिंग एक्सपेंसेस पॉलिसी का 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड मिलेगा या मैक्सिमम 5,000। लेकिन अगर आपने वैल्यू पैक लिया है तो मैक्सिमम 5,000 की जगह 10,000 रुपये पर डे हो जाता है। प्रीमियम की लोडिंग से 15% लगेगी, बेनिफिट डबल होगा। दूसरी लिमिट थी आईसीयू चार्जेस, आईसीयू चार्जेज और आईसीसीयू चार्जेस।
उसमें 5% ऑफ द सम इंश्योर्ड है मैक्सिमम 10,000 रुपये पर डे। लेकिन अगर वैल्यू पैक लिया है तो यहाँ 20,000 रुपये पर डे मिलेगा, डबल। तीसरा इससे भी बड़ा बेनिफिट, पॉलिसी में क्लेम में 5% को पेमेंट, यानी 5% इंश्योर बियर करेगा, 95% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। लेकिन अगर आपने वैल्यू पैक लिया तो वो 5% भी इंश्योरेंस कंपनी देगी, 100% पे करेगी। और चौथा बेनिफिट, कि हम पॉलिसी में 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने वैल्यू पैक लिया है तो हमारा प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज का है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज का है। इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए सर 15%, और आपके बेनिफिट्स की लिमिट कितनी बढ़ गई। रूम रेंट 5,000 से बढ़ के 10,000 हो गए, ICU चार्जेस 10,000 से बढ़ के 20,000 हो गए, 5% गवर्नमेंट पे पेमेंट कटेगा नहीं अब। 5% को पेमेंट का मतलब बहुत बड़ा होता है। 5 लाख की पॉलिसी अगर कोई 5 लाख का क्लेम है तो उसमें से आपको 25,000 रुपये बियर करना पड़ रहा है, वो नहीं कटेगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के 30 और 60 डेज के, अब 60 और 90 डेज। दिस इज कॉल्ड वैल्यू पैक। अब आते हैं दो फॉर्मेट में पॉलिसी, इंडिविजुअल पॉलिसी 100% प्रीमियम फॉर ऑल मेंबर्स, लेकिन फ्लोटर ले रहे हैं तो सिर्फ प्रपोजल के लिए 100% प्रीमियम है, बाकी सबका प्रीमियम घट के 45% ही रह जाएगा। कितना बड़ा बेनिफिट है। एग्जाम्पल से समझ, मैं पॉलिसी लेता हूँ 10 लाख, मेरी फैमिली में 4 मेंबर, मैं, मेरी वाइफ, बेटा और बेटी। अब मान लिया मेरी एज 45 है तो मेरा प्रीमियम बनता है 9676, मेरा तो 100% है। वाइफ की एज 40 ईयर्स है, उसका प्रीमियम बनता है 9224, तो उसको 9224 ना देकर के केवल 45% प्रीमियम देना है, यानी कि 415। बेटे की एज मान लिया 24 है, उसका प्रीमियम बनता है 7450, उसको केवल 45% प्रीमियम देना है 3337। बेटी की एज मान लिया 18 साल, उसका प्रीमियम बना 6874, उसको 3093, यानी टोटल 33,189 के अगेंस्ट में 20,257 रुपये का प्रीमियम देना है। और वैल्यू पैक ले रहे हैं तो वैल्यू पैक का भी कम हो जाएगा, 4978 बनता है, उसका 3039 ही देना। टोटल प्रीमियम बनता है 38,167 विदाउट GST, उसका केवल 23,296 देना पड़ेगा। कितना फर्क पड़ गया। ये फ्लोटर पॉलिसी लेने का बेनिफिट है। इसको क्या और जब परचेज क्लियर कर देता हूँ। मान लिया मैंने 5 लाख की पॉलिसी, मेरी एज है 49, मेरा प्रीमियम बनता है केवल 10,524, तो मेरा तो पूरा ही लगेगा, वाइफ का 45 की एज का केवल 3340 45%, बेटे का भी 45% 2527, बेटी का भी 23222, 28,723 के अगेंस्ट में केवल 18,713, और टोटल प्रीमियम 33,032 के अगेंस्ट में केवल 21,520। ये फैब्रिक फ्लोटर का बेनिफिट है। इसके अलावा हम पॉलिसी पर डायरेक्ट डिस्काउंट भी देंगे, फैमिली डिस्काउंट भी देंगे, ऑनलाइन डिस्काउंट भी देंगे। श्री राम ग्रुप का कोई एम्प्लॉय हो तो उसके लिए भी डिस्काउंट है। और एक ऑप्शन भी देंगे कि अगर आप क्यूमुलेटिव बोनस नहीं लेना चाह रहे, आप चाहते हो प्रीमियम में कैश डिस्काउंट मिलेगी, तो क्यूमुलेटिव बोनस हटा दिया जाएगा, आपको प्रीमियम में से 2% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। जब तक आप मान लिया 5 साल तक लगातार आपकी क्लेम फ्री पॉलिसी चली, 2% डिस्काउंट मिलता जाएगा। 5 साल के बाद भी चली तो 1% काटेगा, लेकिन दोनों में से एक ही चीज़ मिलेगी, या तो आप सम इंश्योर्ड बढ़वा लीजिए 5% की दर से, या आप कैश डिस्काउंट ले लीजिए 2% की दर से। ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। फिर आता है हमारा TPA। हमने इंडिया के मोस्ट रिनाउंड TPA से टाइप किया, इसका नाम है मेडी असिस्ट इंश्योरेंस TPA।
इनके 30,000 प्लस हॉस्पिटल टाइप्स हैं, ई कार्ड ऐप से प्रोवाइड करते हैं, क्लेम इंटीमेशन ऐप से अवेलेबल है, क्लेम ट्रैकिंग ऐप से अवेलेबल है, व्हाट्सएप से आप कनेक्ट हो सकते हो। इनके 14,000 प्रोवाइडर पार्टनरशिप्स हैं, 6 मिलियन क्लेम्स एनुअली ये प्रोसेस है। 6 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs, 6 million means 6 lakhs। 226 मिलियन प्लस टोटल लाइव्स ये अब तक सर्विस कर चुके हैं, सर्विस दे चुके हैं। 81 ऑफिसेज पैन इंडिया हैं, 32 इनके इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं, यानी 32 इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये काम करते हैं। तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीपी। व्हाट्सएप से कनेक्टिविटी है इनकी वेबसाइट से आप ये सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हो। ई कार्ड है, क्लेम इंटीमेशन है, प्लान हॉस्पिटलाइजेशन है, नियर बाई हॉस्पिटल से डिटेल मिल जाएगी क्योंकि इनका जो भी नेटवर्क है उसकी कंप्लीट डिटेल है। क्लेम फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा, रिएम्बर्समेंट क्लेम को भी सबमिट कर सकते हो। So this is all about our health insurance policy that is known as the Sri Health Service Insurance. Affordable policy, simple policy. अब आपको उसमें कहीं भी कुछ भी समझना हो, you can ask me. Your questions, please. Anybody has any questions? Good morning. आप कह सकते हैं, लेकिन ये यूजफुल है। आप देखिए, हमने उसमें कंडीशन ये रखी है कि हमारा मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपये। जी हाँ हाँ, वो वैल्यू पैक में हमारी लिमिट डबल हो जाएगी। आप वैल्यू पैक ले लीजिए उसके लिए।